नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। हो गया बेटा, हो गया। ओए शुरू, बाउंस करेगा आज का टॉपिक। ये जो चैप्टर है बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कैलकुलस टॉपिक का। कैलकुलस जो हम लोग पढ़ेंगे 11th में, अभी ये समझो कि जस्ट हम लोग टच करेंगे कैलकुलस। डिफरेंशिएशन कोर मैथमेटिक्स में क्लास 12th में होता है। मतलब कोर मैथ्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स पढ़ना होता है, कंटिन्यूटी पढ़ना होता है। तुम लोगों को डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है। तो अगर कंपेयर करते हैं ना कि कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स वाले सिलेबस में, तो तुम लोग को ज्यादा पढ़ना है। अब क्या होता है, सपोज करो बेटा, लिमिट को पहले समझते हैं। तो ये टॉपिक दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, इसके बाद लगातार चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहां से कैलकुलस शुरू हो रहा है, इसके बाद का टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 10 है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसके बाद स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलो क्या होता है लिमिट्स पहले समझते हैं, कंटिन्यूटी क्या होता है उसको सेकंड पार्ट में समझेंगे। पहले एक्सरसाइज है 10.1, वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक में लिमिटेड है। लिमिट्स किसको कहते हैं? अब देखो लिमिट्स क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सा चीज है। तुम अपने लाइफ में या तुम्हारे घर में तुम्हारे ऊपर कभी लिमिट लगाया जाता है किसी भी चीज पर? क्या क्या चीज पर लगाया जाता है? बाहर जाने पे लिमिट लगाया जाता है, सब चीज पे लगाया जाता है। बहुत अत्याचार हो रहा है इधर। और क्या चीज में लिमिट लगता है? पैसा खर्चा करने में। तो लिमिट लगाते हैं। क्यों लगाया जाता है लिमिट? आप अगर नहीं लगाओगे तो बढ़ जाओगे, लिमिटलेस हो जाओगे। मतलब लिमिटलेस हो जाओगे मतलब लिमिटलेस हो जाओगे मतलब क्या होता है? अनकंट्रोलेबल। ठीक, देखो यहां भी लिमिट का मतलब कुछ वैसा ही है। आप किसी चीज में लिमिट लगाएंगे उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, क्या चीज में लगाएंगे लिमिट? किसी भी चीज में आप लगाएंगे लिमिट तो उसको डिफाइन करने के लिए। और डिफाइन किसको करोगे? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैथ्स। तो मैथ्स में किसको डिफाइन करेंगे हम लोग? किसी फंक्शन को। ठीक, कैसे? जैसे अगर आपको लिखा हुआ एक फंक्शन x+2, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि इसका वैल्यू बताइए, x = 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो बता सकते हो? बता सकते हो इसका वैल्यू क्या वैल्यू होगा? क्या 3 एक डिफाइंड रियल नंबर है? एक डिफाइंड नंबर है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर लेते हैं एक फंक्शन, ठीक है, x-2, ये दूसरा फंक्शन है। यहां पर आपको बोला जा रहा है एट x = 2 इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बताओ। 4। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। लेकिन बिना फैक्टराइजेशन, बिना कोई छेड़छाड़ किए डायरेक्टली अभी बताओ, बिना फैक्टराइजेशन किए कुछ भी, क्या वैल्यू होगा? 0 होगा। नॉट डिफाइंड। क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऊपर में न्यूमरेटर में 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमें रियल वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गलती से डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसका वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे फंक्शंस जहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाए उसका वैल्यू डिफाइन करने में, यहां पर ऐसे फंक्शंस में हम लोग क्या लगाते हैं? यहां पर हम लोग लगाते हैं लिमिट्स। इस फंक्शन में लिमिट लगाते हैं। फंक्शन में लिमिट कैसे लगाया जाता है? जिस भी वैल्यू पर ये नॉट डिफाइंड होने वाला होगा उस वैल्यू पर लिमिट लगाया जाएगा। तो ये वाला फंक्शन x का कौन सा वैल्यू पे नॉट डिफाइंड हो रहा है? 2 पे। अगर यहां पे 2 के जगह पे कोई और नंबर रख लो, क्या ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा? फिर सपोज करो x के जगह पे 1 रखते हैं, तो क्या ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा? नहीं, उसका कोई वैल्यू आएगा। x के जगह पे 4 रखते हो, 3 रखते हो, तो क्या ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा? नहीं, सिर्फ एक नंबर पे हो रहा है। वो कौन सा नंबर है? तो जिस नंबर पे भी ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए वहां पर हम लोग लिखते हैं x टेंस टू 2। क्या लिखते हैं वहां पे? x टेंस टू 2। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपने ऐसे करके साइन इंट्रोड्यूस किया है, ये एरो का मतलब होता है टेंस टू।
क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब x का वैल्यू 2 के बराबर कभी नहीं होगा। इक्वालिटी का साइन लगाओगे मतलब x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 2 के बराबर। यहां पर आप क्या बोल रहे हो? x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, एग्जैक्ट 2 नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्ट 2 अगर नहीं होगा तो क्या क्या वैल्यूज हो सकता है बताओ तो एक बार। अगर एग्जैक्ट 2 नहीं होगा लेकिन 2 के अप्रॉक्स होना चाहिए, तो एक रियल नंबर एक लाइन बनाते हैं। यहां पर है 2 नहीं होना चाहिए, 2 के आसपास हो सकता है। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके सबसे बगल में? 1.99 ऐसा एक नंबर होगा। और इससे थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, उसके सबसे बगल में और कौन सा नंबर हो सकता है? इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हो गया कि x का वैल्यू क्या ले सकते हो तुम? x का वैल्यू 1.99 ले सकते हो, x का वैल्यू 1.98 ले सकते हो। क्या नहीं ले सकते? 2 नहीं ले सकते, बस 2 नहीं होना चाहिए। तो ये आया, आप 2 के लेफ्ट में जाते हैं, 2 के राइट में भी तो जा सकते हैं। 2 के राइट में सबसे बगल में कौन सा नंबर हो सकता है? 2.1 या 2.01 भी बोल सकते हो। 2.1 बोलना चाहो थोड़ा आगे जाएंगे, 2.1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 2.1, 2.01, 2.0001 ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर होता है। तो ये सारे नंबर्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। सपोज करो आपने बोला 2.1 ले लो, 2.11 ये भी आएगा, ऐसा इनफाइनाइट नंबर आ सकता है। तो हम लोगों ने लिमिट लगाया था, x टेंस टू 2 बोला था, मतलब x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 नहीं होना चाहिए। 2 के आसपास कुछ भी चलेगा। तो आपने 2 के आसपास 2-4 नंबर लिख लिया। अब इस 2-4 नंबर जो आपने लिखा है यहां पर ना फंक्शन का वैल्यू बताओ। फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 1.99 अगर यहां पे रखोगे तो इसको कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, ये है ओरिजिनल फंक्शन। उसने जो आंसर बताया था ना 4, वो आंसर सही है, आंसर वही निकलेगा। लेकिन कैसे निकलेगा वो देखो। ये था ओरिजिनल फंक्शन, इसमें छेड़छाड़ हमने नहीं किया। अब इसमें छेड़छाड़ करते हैं, क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई, अब यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन था इसमें तुमने कुछ छेड़छाड़ किया तो ये फंक्शन कैसा बन गया? x+2। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन का आंसर निकालते हैं। x+2, x का वैल्यू ले रहे हो 1.99, तो x+2 कितना हो जाएगा? 3.99। ठीक है, x का वैल्यू लिया 1.98, तो 1.98 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा? 3.98। 2.1 प्लस 2 करोगे क्या आएगा? 4.1, 4.11 आ रहा है ऐसा वैल्यू इस फंक्शन का। अब बता, इस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है यहां पे 3.99, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना है? यहां पर आया है 3.98, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? क्या सारे केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज 4 के बराबर आ रहा है? आ रहा है? क्या आपने x को कहीं भी 2 एग्जैक्टली पुट किया है? नहीं किया है। तो जब हम लोग किसी भी फंक्शन में लिमिट लगाते हैं, पहला केस लगाते उसी फंक्शन में है जिस नंबर पे उसका वैल्यू क्या आ जाए? नॉट डिफाइंड आ जाए, तभी लिमिट लगेगा, तभी उसका यूज है। ठीक, तो आपने यहां पे लिमिट लगाया और इसका वैल्यू जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 4 नहीं आ रहा, 4 के आसपास आ रहा है इसका भी वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू आपने निकाला था इस फंक्शन का वैल्यू निकला था 3। इसका वैल्यू क्या निकला था? 3। इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? कि फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालोगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक्स का पॉइंट आपने यहां पे एक्स को 1 रखा, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, तो इसका जो वैल्यू निकलता है इसको बोलते हैं क्या? फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू। लिमिट लगा के जब भी कोई वैल्यू निकलेगा, जैसे इसका आंसर आएगा 4, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना आ रहा है? सब जगह 4 आ रहा है। तो ये जो आंसर निकलता है बेटा, इसको फंक्शनल वैल्यू नहीं बोल के इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। किसी भी फंक्शन में तुम जब लिमिट लगाओगे तो उसका जो आंसर निकलेगा उस आंसर को कभी भी फंक्शनल वैल्यू नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये फंक्शन का एग्जैक्ट उस नंबर पे वैल्यू है। x इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू आया है, यहां पर x इक्वल्स टू 2 नहीं होना चाहिए, 2 के आजू बाजू का वैल्यू होना चाहिए, जो हम लोगों ने इस टेबल में देखा। यहां पर समझ में आया क्या होता है बेसिक्स? चलो सबसे पहले तुम इसको नोट करोगे, ये वाले पार्ट को सबसे पहले नोट करो, फंक्शनल वैल्यू फंक्शन को लगाते, उसके बाद ये वाला चीज को नोट करोगे।
सेकेंड नंबर और थर्ड में इस टेबल को बनाओगे, बनाओ। लिखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब देखो, इसका हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे अभी, उतना पढ़ेंगे जितना आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। और जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी पढ़ने वाले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। किसी भी फंक्शन में आप लिमिट तब लगाते हो जब इस फंक्शन का एक कोई पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू पर इस फंक्शन को वो नॉट डिफाइंड बना रहा हो, ठीक है। तो जब भी आप उसको लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, लिमिट का साइन होता है ऐसे, एल टी लिखोगे या तो किसी किसी किताब में LIM भी लिखा हुआ रहेगा, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब इस फंक्शन में x है, यहाँ पे x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता। जैसे हमारे इसके पहले वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 2, जहां पे ये फंक्शन क्या बन रहा था, नॉट डिफाइंड। तो एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए कुछ भी, सपोज करो उसको बोलते हैं x टेंड्स टू, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, सपोज करो उसका नाम रख ले हम लोग c, ठीक है। तो ये हुआ लिमिट का रिप्रेजेंटेशन। लिमिट किसी भी फंक्शन का आप रिप्रेजेंट करोगे तो लिमिट इस तरीके से दिखता है, क्लियर। अच्छा, यहां पर भी किसी किसी किताब में ये भी रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू c, हम लोग इसको फॉलो करेंगे, आपकी किताब में LT ही लिखा हुआ है। चल आगे देखो, जब आप लिमिट को सॉल्व करोगे, लिमिट सबसे पहला बात होगा कि इस फंक्शन का आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाला और लिमिटिंग वैल्यू का कुछ आंसर आता है। क्या मतलब होता है, आपने इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला इस फंक्शन का, x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है। बहुत सारे केस में सॉल्व करोगे आंसर ही नहीं आएगा, तो वहां पे क्या बोलेंगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू पे वो फंक्शन क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड, और उसको लिमिटिंग वैल्यू निकालने के तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बेकार है वो फंक्शन को छोड़ देना अपने को। ऐसा केस आपको नहीं देखने मिलेगा, टेंशन मत लेना, सब जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले उस सबका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो जब इसका आंसर निकला तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अगर आंसर निकल गया तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर आपने इसको सॉल्व किया और इसका आंसर निकल के आ गया तो आप क्या बोलोगे कि इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी बस समझो, जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो दो रूल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे सपोज करो इसका आंसर आपने निकाला, अज्यूम करते हैं आंसर आया L, कुछ भी वैल्यू आएगा इसका, आंसर क्या आया, L मान लेते हैं। L तभी आ सकता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। पहला कंडीशन क्या, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं LHL। क्या बोलते हैं, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा आएगा उसका राइट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, RHL। इस फंक्शन का आप LHL और RHL निकालेंगे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आपके 10.1 में दिखाई देगा। आपको फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकालना है, बताना है कि ये आंसर निकल देगा कि नहीं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये बताना आपको। ध्यान से देखो जो अभी पढ़ेंगे, फिर ये भी निकालना पड़ेगा, वो भी निकालना पड़ेगा। अगर इन दोनों का वैल्यू बराबर आया, इसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, L, उसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, L, तभी दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल होगा तभी इसका आंसर L बन सकता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसको निकालना कि इन दोनों को निकालना। सबसे अच्छे क्वेश्चन जो 10.1 में होंगे वो इन पर होंगे। ये तो तुम निकालोगे, स्टार्टिंग का 12-13 क्वेश्चन सिर्फ इस पर है। आपको एक फंक्शन का इसका आंसर निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट निकालना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इसका आंसर निकालने बोलेगा, कैसे निकलता है, बस इसका नोटेशन पार्ट देखो, आंसर जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्या नोटेशन होता है बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू, जो भी नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आना है। तो सपोज करो इसके पहले वाले क्वेश्चन में नंबर क्या था, 2,
उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप आए थे तो कौन सा नंबर चूज किया था आपने? 1.99 चूज किया था। तो यहां पर बोलेंगे सी के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, मतलब 2 के नेगेटिव साइड में जाना। क्या बोलोगे उसको? 2 के नेगेटिव साइड में जाना। तो यहां पर हम लोगों ने सी लिया है ना, 2 की जगह सी लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां पे सी हटा के क्या लिखोगे? यहां पे सी माइनस। 2 के लेफ्ट जा रहे थे तो क्या साइन यूज करते हैं? 2 माइनस। सी के लेफ्ट में जाओगे तो क्या यूज करोगे? सी माइनस। उसके बाद ये जो फंक्शन है एफ एक्स का वैल्यू एज इट इज, इससे आपको आंसर मिलेगा किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसको आंसर क्या आना चाहिए? एल ही आना चाहिए, वो बाद में देखेंगे। आते हैं राइट हैंड लिमिट में। अब यहां पे 2 के राइट में तुमने कौन सा नंबर लिया था? 2.1। तो ये इसके राइट में था, तो इसको क्या लिखते हैं? 2 प्लस। तो यहां क्या लिखोगे? यहां लिखेंगे हम लोग x टेंस टू c प्लस एफ एक्स। ठीक है, बस नोटेशन पार्ट समझो अभी। अब क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब पक्का इसका आंसर निकल रहा होगा, तभी एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका आंसर क्या आ रहा होगा? सपोज करो इसका आंसर क्या आ रहा होगा? एल। अगर तेरे को ये बात पता है तो इसका मतलब फॉर श्योर पक्का बात है ये दोनों भी एग्जिस्ट करता होगा, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो। और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या आना चाहिए? एल ही आएगा। राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या आना चाहिए? एल ही आना चाहिए। और इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा तभी ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर नीचे में कंडीशन लिखो, लिमिट एग्जिस्ट। इसको बनाओ, इस पार्ट को लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, पॉइंट नंबर 2। अलजेब्रा मत लिखना इसको, इसको लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये पढ़ के? क्यों क्यों के लग रहा है? अजीब सा लग रहा है? क्यों क्यों के लग रहा है? ओके ओके लग रहा है? अच्छा, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। लिखो इसके नीचे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to L, and this becomes the answer. And this becomes the answer. LHL को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? In other words, we can say LHL का नोटेशन कैसे लिखा था हमने अभी? LT x tends to C माइनस एफ एक्स। RHL का नोटेशन कैसे लिखा था हमने? LT x टेंस टू C प्लस, इसका वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू C इक्वल्स टू L। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब आइए थर्ड नंबर पॉइंट पे, लिखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू c और यहां पर एक फंक्शन है एफ एक्स और इसके आगे कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, द कांस्टेंट का वैल्यू इज a। सपोज करो आपको लिमिट दिया हुआ है, एक फंक्शन है, यहां पर एक कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है बेटा, तो आप कांस्टेंट को आराम से बाहर निकालो पहले और उसके बाद लिमिट को सॉल्व करो। कांस्टेंट अंदर मत रखो, आप उसको बाहर निकालेंगे उसके बाद लिमिट को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा, प्लस माइनस का केस। अगर अपने लिमिट्स में दिया हुआ आपको लिमिट x टेंस टू c और यहां पे फंक्शन है 2 और ये प्लस का भी केस में वैलिड होगा और माइनस के केस में भी वैलिड होगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, आप इन दोनों फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग करके लिमिट निकाल सकते हैं। तो अलग अलग जब आप करोगे तो कैसे लिखोगे?
लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स प्लस x टेंस टू सी जी एक्स। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। थर्ड, अगर आपको दो फंक्शन दिया हुआ है और दोनों फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस मल्टीप्लाइड फंक्शन का आपको लिमिट निकालना है, तो या तो आप यहां पर आंसर निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, लेकिन अगर ज्यादा टफ हो रहा है तो आप इनको अलग अलग कर दो। लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई x टेंस टू सी जी एक्स। ठीक है, तो कांस्टेंट वाला केस, कांस्टेंट बाहर निकालो, प्लस माइनस का केस है, सॉल्व हो सकता है करो, नहीं तो अलग अलग करके सॉल्व करो। मल्टीप्लीकेशन की यहां पे सॉल्व हो सकता है यहीं पे कर लो, नहीं तो फिर अलग अलग करो। सेम गोज विथ डिवीजन, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइडेड है, यहीं पर सॉल्व हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो अलग अलग आप करेंगे तो लिमिट ऊपर भी लगेगा अलग से, और नीचे भी लगेगा जी एक्स। दो और है, छोटा छोटा प्रॉपर्टी लिखो। अगर कोई भी फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, 1/fx आप सॉल्व कर सकते हैं तो यहीं पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो सकता तो आप लिमिट को नीचे ले जा सकते हैं, 1 को ऊपर रहने दो, 1 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे क्या लिमिट लगाओगे? लिमिट कहां लगता है? किसी फंक्शन पे जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। 1 इज अ कांस्टेंट तो उसको ऊपर रहने दो, लिमिट को आप नीचे ले आइए, x टेंस टू सी एफ एक्स। एंड लास्ट वन, सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और इस फंक्शन का पावर है यहां पे n, सिर्फ इस फंक्शन पे पावर लगा हुआ है। ध्यान से देखो क्या कर रहा है, यहां पे सिर्फ इस फंक्शन पे पावर लगा हुआ है क्या? n। अगर ऐसा है यहां सॉल्व हो गया तो यहीं पे सॉल्व करो, और इन अदर केस आप इस लिमिट को पहले लिखिए विदाउट पावर फंक्शन को, इसका आंसर निकालो और इस पूरे पर आप ये पावर n लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इस तरीके से सॉल्व होंगे, हम लोग दोनों यूज करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। तरीका है टोटल, लिखो वेज टू सॉल्व लिमिट। कितने लोग दशहरा में यहां और बाहर जा रहे हो? तुम लोग सब यही है? तुम नहीं हो? अच्छा ठीक है, ओके। पहला सबसे आसान, ये अगर आ गया तो समझो मजा आ जाएगा आपको। सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में? देखो, सपोज आपको बोल दे लिमिट x टेंस टू 0 निकालना है, या 0 छोड़ो ज्यादा आसान है, x टेंस टू 1 निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1, ये है फंक्शन, और इस फंक्शन का आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, कौन से वैल्यू पर? x टेंस टू 1। तो बेटा यहां तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, यहां पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो जो भी x टेंस टू लिखा हुआ है ना, तुम क्या करोगे? इसको पुट कर दोगे, x का वैल्यू डायरेक्टली 1। ये सबसे आसान तरीका। ये तो नॉट डिफाइंड हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो यहां पे डायरेक्टली आप ना x के जगह पे जो भी वैल्यू यहां पे दिया होगा, टेंस टू वैल्यू दिया होगा, इसी वैल्यू को डायरेक्ट x के जगह पे पुट कर दो, जो बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया? 2। जिस भी जगह पर, जिस भी फंक्शन पे आपको ऐसा फंक्शन आ जाए जहां पर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड नहीं होता। लिमिट कहां यूजफुल है? जहां पर नॉट डिफाइंड का केस है, ये नॉट डिफाइंड हो ही नहीं सकता। जो वैल्यू x का टेंस टू लिखा हुआ है यही वैल्यू पुट कर दो। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? तो एग्जाम में ये सब आएगा? नहीं, आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, टेंशन मत लो। सेकंड,
फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था सबसे पहला, उसको वापस लेते। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, इसको 3 ले लेते हैं। अब ये है ओरिजिनल फंक्शन। यहां पर तुमने अगर x का वैल्यू 3 पुट कर दिया, यहां पे डिनोमिनेटर है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, जो हमने एग्जाम्पल लिया भी था स्टार्टिंग में। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल दिख रहा है अगर, तो इसको फैक्टराइज करोगे, इसका वैल्यू क्या आएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? यहां पे बचा x प्लस 3। अब देखो डिनोमिनेटर गायब हो गया। तो हम लोग को जब भी सॉल्व करेंगे, हम लोग लिमिट्स के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? अगर डिनोमिनेटर है उसको उड़ा सके, उसको गायब कर सके। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग ने गायब कर दिया डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टराइज करके। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह पे 3 डालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 6। ठीक है, थर्ड मेथड इज कॉल्ड, ये इंटरेस्टिंग, जगह नहीं है, रैशनलाइजेशन। इस मेथड को याद रखना, हम लोग क्लास 12th में भी इसको यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड। आई लीड क्वेश्चन फॉर दिस। चलो, इसके लिए तुम लोग इसी का पार्ट बनाना, रैशनलाइजेशन मेथड का ही पार्ट है, बट इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा। एक आपको लिमिट निकालना है बेटा, ये रहा लिमिट। बोलो, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर पाओगे? यहां पर क्या आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे 0 आ जाएगा। तो ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 0 आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा फिर? नॉट डिफाइंड, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। क्या इसको रैशनलाइज करना पॉसिबल है? सॉरी, फैक्टराइज करना पॉसिबल है? तो फैक्टराइजेशन फेल हो गया। अब थर्ड केस, जहां पर वो देखते ही तुम्हारे दिमाग में समझ में आना चाहिए कि ये तो सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइजेशन से, वो क्या है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रूट्स लगा हुआ है। रूट का क्वेश्चन आया, उसको एक ही तरीका है समझ लेना सॉल्व करने का। क्या? अगर यहां पर ये गायब कर दे, लो ये गायब कर दे, तब तो इसका आंसर बहुत आसानी से निकलेगा। तब तो यहां पे 3 इंटू 0 करो, होने दो, √1 माइनस √1, आंसर क्या आ जाएगा? 1 क्या 0 आएगा? 1 गड़बड़ा गया है, छुट्टी नहीं मिलेगा। देखो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? √1 माइनस √1, तो इसका आंसर क्या आ जाता? 0 आना तो अलाउड है, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, लेकिन इतना आसान तो क्वेश्चन है ही नहीं। यहां पे नीचे में क्या दिया हुआ है? x, तो और इस रूट का क्वेश्चन है और नॉट डिफाइंड हो रहा है। आप इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करने का तरीका बहुत सिंपल है। जहां भी, चाहे ऊपर रूट होगा, कभी कभी डिनोमिनेटर में भी रूट होगा। यहां पर ऊपर है, क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में भी आएगा। a माइनस बी दिया हुआ है, इसको a ट्रीट करो, इसको b ट्रीट करो, यहां पे क्या है? माइनस। आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब √1 प्लस 3x, ये मेरा a है, यहां पे माइनस है, यहां पे करना है प्लस, तो ये क्या? प्लस b है मेरा ये। अब अपने मन से तुमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये तो ये चेंज हो जाएगा ना। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो नीचे सेम चीज को डिवाइड करोगे, 1 प्लस 3x, यहां पर भी 1 माइनस 3x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आ गया a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, क्या आंसर आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आप स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर होगा इसका, तो क्या स्क्वायर रूट हट जाएगा यहां पे? चलो डायरेक्ट हटाते हैं, एक स्टेप बचाते हैं। यहां पे इसको डायरेक्ट हटाया हमने और स्क्वायर करके लिखा है इसको माइनस, ये b है, इसका भी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने वाला है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बचेगा? -1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई, यहां पे नीचे में x था, ये समझ में आया ना कैसे आया? यहां आगे माइनस का साइन था, ये ओपन हो रहा है, तो -1 माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है,
समझ में आ रहा है आदित्य? नीचे में एज इट इज जो भी आपको दिख रहा है यहां पे लिख दीजिए, 1 + 3x 1 - 3x। यहां तक ओके? अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? 1 कैंसिल हो रहा है, +1 यहां से, -1 यहां से, 3x + 3x क्या बचा? 6x डिवाइडेड बाई x। यहां पर है 1 + 3x + 1 - 3x। क्या आप x और x को कैंसिल कर सकते हैं? यहां से यही x को गायब करना था ना हमें, ये x इसी की वजह से ये फंक्शन क्या हो रहा था? नॉट डिफाइंड। तो हमें इस x को हटाना था। देखो x यहां से हट गया, गायब हो गया। अब क्या बचा? अब जो भी फंक्शन बचा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे है कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, बोलो अब क्या इस प्लेस पर आके हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं? x का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं? अब तो कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर अच्छा ये साइन नहीं लगेगा बेटा, इक्वालिटी का साइन लगाना है यहां पे, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6, 3 × 0 0, तो यहां पे बचेगा √1 + √1, 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 3। तो जहां पर फर्स्ट केस में ओरिजिनल फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड आ रहा था, आपने उसको रैशनलाइज किया और फिर उसका वैल्यू निकाल के कितने ले आया? 3। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। नोट करो, ठीक है। तो दिस वाज द थर्ड मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन मेथड। कभी आप ये लगाएंगे सबसे आसान क्वेश्चन इसका आएगा, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा तो इसका आएगा, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा तो उसका आएगा। उसके बाद है जो फोर्थ मेथड है, दैट इज यूजिंग फॉर्मूलाज। जो चौथा वाला नंबर मेथड है, आप यहां पे क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो सबसे पहला फॉर्मूला फोर्थ नंबर केस में, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आप पढ़ोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये हमारा पहला फॉर्मूला है लिमिट का, ठीक है। तो 4 मेथड था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, फिर रैशनलाइजेशन, चौथा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोग 5-6 पढ़ने वाले अपने क्लास 11 के सिलेबस में। तो ये उसका पहला फॉर्मूला है। फॉर्मूला सबके लिए यूनिवर्सल, वो तुम इसका जो क्वेश्चन आएगा ना, देखते ही समझ जाओ ये फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ log भी आएगा, a⁴x भी आएगा, e⁴x एक्सपोनेंशियल, वो सिर्फ फॉर्मूला से बन सकता है। इसका जब आंसर आप निकालेंगे तो यहां पर आंसर आएगा इसका n × a का पावर n-1। अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में आएगा इसका गारंटी नहीं है, डायरेक्टली आ गया तो सबसे आसान क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्म में आएगा, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा इसके जैसा बनाने के लिए, ठीक है। जैसे इफ आई गिव यू क्वेश्चन, सपोज x टेंड्स टू 2, x to the power 5 minus 32 x minus 2। अब इसको मैच करा के देखो इससे मैच कर रहा है कि नहीं। यहां पे होना चाहिए x टेंड्स टू a, a का मतलब जो ये a है वही a यहां पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे a क्या है? a, और यहां पे a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? 2। क्या ये कन्वर्ट हो सकता है? 32 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज 2 का पावर 5। अब इसको कंपेयर करो इसी फॉर्मूला से, क्या इसमें सेट बैठ रहा है? यहां बोल रहा है x टेंड्स टू a, यहां पर x टेंड्स टू 2, x का पावर यहां पे n, यहां पे x का पावर है 5, a यहां पे क्या आ रहा है? 2, तो यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 का पावर कितना है? 5, यहां पे भी n है और यहां पे n, ये दोनों n क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर यहां 5 की जगह बेटा ये 6 हो जाता तो फॉर्मूला नहीं लगेगा फिर, ठीक है। जो n का वैल्यू यहां पर x का पावर यहां है उसका भी पावर सेम होना चाहिए। तो यहां भी सब सेट बैठ रहा है। नीचे में आ जाओ, x माइनस a, यहां पे x माइनस 2 है, हाँ है। तो बताओ n का वैल्यू क्या हो गया क्वेश्चन में? n का वैल्यू क्वेश्चन में हो गया 5, a का वैल्यू क्या हो गया?
अब इसको पुट कर दो इस फॉर्मूला में, n इंटू मतलब 2 इंटू a का पावर, 2 का पावर कितना हो गया 4, 50 बोला, अच्छा 5, ओके ओके ओके, n का वैल्यू 5 है, दिस इज 5। तो क्या लिखेंगे आप, n मतलब 5 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 कितना हो गया 2 का पावर 4 मतलब 16, 15 इंटू 16 इक्वल्स टू 80। तो ये आंसर आ गया लिमिट का। तो ये होगा सबसे आसान क्वेश्चन, जहां डायरेक्टली आपको देखते ही समझ में आ जाएगा यही लग रहा है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर ये डायरेक्टली लगेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, वो मजेदार क्वेश्चन होगा फिर। ये हमारा पहला फॉर्मूला जहां पे हम लोग अप्रोच करेंगे एक्सरसाइज 10.1। लेट मी सी और फॉर्मूला है इसमें कि सेकंड वाले में।